हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, निफ्टी की अगर आज के दिन हम बात करें तो 0.62% हमें नेगेटिव में निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स की अगर बात किया जाए तो कंटिन्यूअसली हमें इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला है। ऊपरी स्तरों से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की गई है। आज एक्सपायरी का दिन था और उस हिसाब से देखा जाए तो ये सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वीक है जब यहाँ पे निफ्टी ने जो है तो ग्रीन में क्लोजिंग दी है। अदर देन दैट अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो उसमें ऑटो स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ कंपनी के जो नंबर थे वो काफ़ी अच्छे आए थे, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है तो प्रॉफिट बुकिंग की गई है। और देखिए, यही चीज़ मैं आपको कई बार समझाता हूँ, नंबर अच्छे आने के बाद वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होती है। एक्चुअली पहले से ही वहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है और पहले से ही वहाँ बाइंग की जाती है, और जब वहाँ पे नंबर अच्छे आते हैं तो वहाँ पे जो स्मार्ट मनी है वो उस स्टॉक से आपको आउट होती हुई देखने को मिलती है। कुछ आईटी स्टॉक्स भी थे जहां तेजी देखने को मिली, जो पहले से भाग चुके हुए थे तो वहां पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स तो डाउन था, लेकिन एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे तो वो काफ़ी बेटर हमें देखने को मिले हैं। एडवांस करने वाले शेयर्स काफ़ी थे, यानी कि हैवी वेट्स को गिरा करके इंडेक्स को डाउन किया गया है। एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो आज के दिन दोनों ने ही बाइंग की है, और आप देख सकते हैं डीआईआईज ने यहाँ पे 700 करोड़ की बाइंग की है तो एफआईआईज ने 200 करोड़ की बाइंग की है। इसके अलावा बात करते हैं यूनिपार्ट्स की, तो आज सुबह के दिन इनके जो ग्रे मार्केट प्रीमियम थे अराउंड 42 चल रहे थे, और क्यूआईबीज का यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला, एक अच्छी डिमांड यहाँ पे देखने को मिली, जिसकी वजह से इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हमें राइज देखने को मिल रहा है। रिसेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम 53 के हैं, और आईपीओ से रिलेटेड, ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड ऐसी कोई भी अपडेट के लिए आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं सारी अपडेट्स जो हैं आपको टाइमली देता रहता हूँ। अब बात करते हैं उन शेयर्स के बारे में जिनको हमें अभी भी पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना चाहिए, बहुत देर नहीं हुई है। उनमें से पहला नाम आता है एस्ट्रल। दोस्तों, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, यू माइट हैव हर्ड दिस नेम मेनी टाइम्स। मैंने कई दफ़ा इस स्टॉक का नाम लिया है, कई दफ़ा, अगर आप चाहो तो चेक कर लो। इनफैक्ट रिसेंटली आई थिंक मैंने विद इन अ वीक या शायद एक दो वीक जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था तब भी मैंने इस स्टॉक को बोला था आईपीओ पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और वहाँ पे मेरे उस वीडियो में कुछ कमेंट्स भी देखने को मिले थे जहाँ उन्होंने कहा था कि ये स्टॉक जो है काफ़ी महंगा है। अभी भी 90 के पी पर उस समय पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और डेफिनेटली दोस्तों, महंगा है मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, लेकिन महंगाई और जो सस्तापन होता है, जो भी हम बोलते हैं महंगा और सस्ता, वो सिर्फ एक साइकोलॉजी होती है और कुछ नहीं होता है। कुछ महंगा और सस्ते का कोई ऐसा कोई पैरामीटर नहीं। अगर आप सोचते हो कि 5 का पी जो है वो ज़्यादा सस्ता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये बात आपकी सही हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आज के दिन जो स्टॉक 90 के पी पर ट्रेड कर रहा है, कुछ इन्वेस्टर्स को वो स्टॉक सस्ता लग रहा है, क्योंकि आज से 5 साल बाद भी हो सकता है कि वो स्टॉक 90 के ही पी पर ट्रेड कर रहा हो। और 5 साल बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको लगेगा कि 5 साल पहले का जो 90 का पी था वो उस समय स्टॉक ज़्यादा सस्ता था। और ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल है। चाहे आप पीडीलाइट का स्टॉक उठा लीजिए, चाहे आप एशियन पेंट्स का स्टॉक उठा लीजिए, चाहे आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक उठा लीजिए, इनफैक्ट आप एस्ट्रल का भी स्टॉक उठा लीजिए, ये 160 के भी पी पर ट्रेड करता था। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए आपको बोल रहा हूँ। देखिए, मेरा अपना एक ओपिनियन होता है, मैं बायस्ड होता हूँ। और हाँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप जो भी अपना बाइंग या सेलिंग करें वो अपने और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से करें, अपने विचार से करें। मेरे कहने पे आपको कोई भी बाई या सेल का कॉल नहीं लेना है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज़। तो यहाँ पे मैं चीज़ें सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, और जो भी मैं यहाँ पे करता हूँ वो दिखाने के लिए करता हूँ। उसमें मेरा अपना कोई बेनिफिट नहीं है और ना ही कोई रिकमेंडेशन है। अब बात आती है यहाँ पे एस्ट्रल की, तो मैं यहाँ पे स्टॉक को लेके बायस्ड रहता हूँ, इसलिए वीडियो बनाता हूँ और मैं यहाँ पे बाइंग भी करता हूँ। आप देख सकते हैं 14 डेज़ पहले मैंने यहाँ पे एस्ट्रल की क्वांटिटीज़ को उठा रखी है। इनफैक्ट मैंने 2000 के भी लेवल पर यहाँ पे एस्ट्रल की क्वांटिटीज़ उठा रखी हैं वहाँ पे। और दोस्तों, ये सब स्टॉक जो है ना आप पोर्टफोलियो में रखेंगे, 44 दिन के लिए ये आपको पेन देंगे, 14 डेज़ के लिए पेन देंगे। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो लंबे समय के लिए पेन देते हैं। बात करते हैं एलटीटीएस की, कई दफ़ा मैंने इस स्टॉक को कवर किया है, काफ़ी बुलिश हूँ मैं इस स्टॉक को लेकर के, और ये स्टॉक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी लंबे समय से ऐड करके रखा है। लेकिन सिर्फ वही 1 और 2 दिन आते हैं ऐसे जो बहुत अच्छा सुकून दे के जाते हैं, जब इस तरीके की रैली आती है और इस तरीके के आपको वॉल्यूम देखने को मिलते हैं। एलटीटीएस इतने टाइम से यहाँ पे ये जो पोर्टफोलियो था ना ये रेड में था, यहाँ से आके मेरे पोर्टफोलियो का ये जो पार्ट है ये ग्रीन हो चुका है। तो ये सब टाइम होते हैं आपको एक्यूमुलेशन करने के लिए।
इसमें एक और अच्छी चीज़ दिखाऊं, कल के दिन यहाँ पे हिंट मिल गया था। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखें, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ वॉल्यूम देखा करिए। यहाँ पे इसमें इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन किया गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम में राइज हुआ है और स्मार्टली इसको इस तरीके से एक्यूमुलेट किया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा हमें रैली नहीं देखने को मिली है। अगर आप इसकी वॉल्यूम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। और यहाँ पे फिर आज के दिन भी मुझे लगता है सेम प्लेयर ने यहाँ पे आज के दिन भी इस स्टॉक में एंट्री ली है। और देखिए जो लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे बता दूं 90 का पी है, मीडियन अगर आप देखेंगे 5 सालों में तो 73 का इस स्टॉक का पी रहा है। और ये जो पी हाई चल रहा है ये यहाँ पे प्राइस की राइज की वजह से नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ वैल्यूएशन को थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस तो अभी भी सस्ता है, कंपनी के यहाँ पे ईपीएस जो हैं वो डाउन हो गए हैं और ईपीएस डाउन होने की वजह टेम्पोरेरी है, कोई भी परमानेंट यहाँ पे वजह नहीं है। मेन यहाँ पे इनके पीवीसी के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज कर गए थे, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया था जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुई थी। और 100 बात की एक बात बताऊं, ये कंपनी इतनी अच्छी है कि लगभग 100 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करती है, उसमें से इनका जो इन्वेंट्री लॉस था वो लगभग 45 करोड़ के आसपास था। एस्ट्रल की इसके अलावा अगर हम प्रिंस पाइप की बात करें तो प्रिंस पाइप जो है तो 20 करोड़ 40 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करती है, 80 करोड़ का भी प्रॉफिट आया हुआ था उसका एक टाइम पे, और उसका जो इन्वेंट्री लॉस था वो लगभग 80 करोड़ का था। तो कितना यहाँ पे डिफरेंस है, कितना शानदार इस कंपनी का मैनेजमेंट है, कितना शानदार यहाँ पे कंपनी जो है तो अपने इन्वेंट्री वगैरह को मैनेज करती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और हमेशा ये प्लस पॉइंट आपको मार्केट लीडर के साथ देखने को मिलेगा। और बात करें पीवीसी के प्राइसेस की तो ये प्राइसेस जो हैं अब फिलहाल 43% करेक्ट हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे ही इनके ईपीएस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेम प्राइस पे ये जो पी है ये आपको 60 और 70 के अराउंड एक बार फिर से देखने को मिलेगा और स्टॉक प्राइस में फिर तेजी जो आएगी तो शायद इस स्टॉक को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। एक और कॉन्फिडेंस यहाँ पे मिलता है इस स्टॉक को ऐड करने का। आप देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईआईज ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। ऐसे कुछ ही रेयर स्टॉक मिलते हैं जहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे प्रमोटर, एफआईआईज और डीआईआईज जिनको कॉन्फिडेंस रहता है उस बिजनेस में और उस कंपनी में, ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट देखिए यहाँ पे कि इनके इनसाइडर जो हैं अभी भी 40% स्टेक यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए हैं एस्ट्रल के। अगर यहाँ पे आप डाटा को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इनसाइडर्स हैं टोटल 40% स्टेक यहाँ पे इनसाइडर के पास है, यानी इनसाइडर को पता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, इसलिए उन्होंने इसके शेयर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। एक और यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस देख रहा था एनालिस्ट का, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस दिया हुआ है। यहाँ से अगले 2025 तक जो है तो रेवेन्यू गाइडेंस $48 बिलियन से यहाँ से बढ़ करके जो है तो ये लगभग 70 बिलियन डॉलर तक आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू गाइडेंस भी एनालिस्ट वगैरह का काफ़ी अच्छा दिया गया है और मेरे हिसाब से इस स्टॉक में हर एक फॉल यहाँ से इस प्राइस से या करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो एक अट्रैक्टिव लेवल है फॉर द लॉन्ग टर्म। अगले स्टॉक की बात करें तो बर्जर पेंट, हर एक फॉल पे यहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करूँ तो एक अपवर्ड ट्रेंड में आपको ये स्टॉक जो है मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट अगर आप सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 550 से लेकर के 575 का ये जो लेवल है ये एक बेहतरीन इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का कार्य किया है। इस रेंज में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें जो कि लगभग 877 था, तो वहाँ से स्टॉक प्राइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है। रिसेंटली अगर हम बात करें क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस काफ़ी डाउन हो रहे हैं। टाइटेनियम ऑक्साइड जो कि एक रॉ मटेरियल यहाँ पे ये सारी कंपनीज बनाती हैं, माफ़ कीजिएगा यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसके भी प्राइसेस जो हैं काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, जिसका बेनिफिट आगे आने वाले क्वार्टर्स में जितनी भी पेंट कंपनीज हैं उनको मिलेगा। अच्छी बात ये रही है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो है तो वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिली है, जिससे क्लियर कट कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 18% से बढ़ के 18.8% हुआ है। तो कंपनी में यहाँ पे ग्रोथ है, कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है, लो बीटा स्टॉक है, पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये स्टॉक भी इस लेवल पर मेरे हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें डीमार्ट, इसको भी मैंने पहले भी इसके बारे में बात कर लिया है, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि लेवल अट्रैक्टिव है। 4000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है
और कई बार देखिए मैंने बोला आप देखो ये 4000 के नीचे बहुत कम टाइम होता है ऐसा जब ये सस्टेन करता है 4000 के नीचे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टॉक जो है 4000 के ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश करता है। टेक्निकली देखेंगे तो एक काइंड ऑफ यहाँ पे डब्लू पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो कि एक डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है, अच्छा सपोर्ट यानी कि इस स्टॉक ने अपना यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश की है। तो करेंट लेवल से चाहें तो इसको कंसीडर कर सकते हैं और हर 250 के फॉल में इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया जा सकता है। अगले स्टॉक की बात करते हैं जुबिलेंट फूड। अगेन आप यहाँ पे देखिए एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है और कंटिन्यूअसली चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, यहाँ पे जो है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जारी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके का बेस बन रहा है। कंपनी के अगर हम पिछले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो नंबर काफ़ी अच्छे थे, रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। आई थिंक 20% के रेवेन्यू में ग्रोथ थी और हालांकि प्रॉफिट में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। 9% का प्रॉफिट में ग्रोथ YoY बेसिस पर देखने को मिला था, जिसकी वजह से इस स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो सेटल डाउन हो चुके हैं और यहाँ से एक अच्छा बेस बन रहा है और अगर यहाँ से करंट मार्केट प्राइस में भी इसको ऐड किया जाता है फॉर द लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है काफ़ी यहाँ पे अच्छी ये जो वैल्यू बाइंग हो सकती है इस स्टॉक में। और अगर यहाँ पे आप ऐड करते हैं तो हर जो 50 के फॉल पे अगर आप इसको ऐड करें, अगर ये नीचे भी जाता है तो भी वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी इस स्टॉक को ऐड करने के लिए। बाकी कंजम्पशन थीम पर ये जो कंपनी है कार्य करती है पिज़्ज़ा वगैरह के, और डोमिनोज़ का तो आप जानते ही हैं। अगर सिटीज़ के पेनिट्रेशन की बात करें तो सब मैक्सिमम सिटीज़ में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पेनिट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, चाहे देवयानी की बात कर लीजिए, चाहे सफ़ायर की बात कर लीजिए, उन सब से ज़्यादा आपको यहाँ पे जुबिलेंट फूड का पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट स्टोर्स भी जो है तो मोर देन 2 टाइम्स जो हैं आपको यहाँ पे जुबिलेंट फूड में देखने को मिलेंगे। तो कंपनी अच्छी है, यहाँ पे फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और कंपनी जो है तो हर बार स्टोर्स को ऐड करके अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है। तो इस स्टॉक को भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन मैं वही कहना चाहूँगा कि ये सारे देखिए बुल रन जो होता है ना, जो तेज़ी आती है 10%, 12%, 15%, वो बस 1, 2, 4 दिन के लिए आती है और वहीं खेल हो जाता है। वहीं फिर लोग जो है ना यही सोचने लगते हैं अरे यार कल तो स्टॉक यहाँ था, कल यहाँ था, काश हमने ऐड कर लिया होता, इतने दिनों तक यहाँ था, काश हमने ऐड कर दिया होता। LTTS जैसी ही कहानी है, कितने मर्तबा मैंने उसको 3400, 3500, 3600, इवन इनफैक्ट 3800 के भी लेवल पर ऐड कर रखा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे के ही लेवल पे ऐड किया है, मैंने उसको ऊपर के भी लेवल पे ऐड कर रखा था। 4300 पे भी पहले ऐड किया था, 5000 पे भी इनफैक्ट मैंने ऐड कर रखा था। लेकिन मेरा एवरेज नीचे में इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हुआ है कि वो एवरेज जो है काफ़ी नीचे हो चुका है। तो स्टॉक जो है अच्छे वैल्यू बाइंग जोन पे मिले तो वहाँ पे जो है तो आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में उठा के रखना चाहिए। और फंडामेंटली कंपनी काफ़ी अच्छी है, बाकी आप इसमें अपना जो रिसर्च है वो कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।